हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम पढ़ेंगे कुछ फार्मूलाज और फिर कुछ न्यूमेरिकल्स देखेंगे। तो हमने कुछ फार्मूला पहले पढ़ चुके हैं, जैसे वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। तो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल टू क्या होता है? अमाउंट ऑफ ड्रग थ्रू आईवी रूट अपॉन प्लाज्मा कंसंट्रेशन। फिर दूसरा फार्मूला हमने पहले क्या पढ़ा है? लोडिंग डोज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इनटू टारगेट प्लाज्मा कंसंट्रेशन। तीसरा फार्मूला हमने पढ़ा था मेंटेनेंस डोज इक्वल टू क्लियरेंस इनटू टारगेट प्लाज्मा कंसंट्रेशन। आज हम कुछ और फार्मूलाज भी पढ़ेंगे। तो पहला हम देखते हैं कि रेट ऑफ एलिमिनेशन। रेट ऑफ एलिमिनेशन क्या होता है? पहले तो एलिमिनेशन क्या होता था? तो स्टॉप द एक्शन ऑफ ड्रग को हम एलिमिनेशन कहते थे। मतलब वो प्रोसेस जिसके थ्रू ड्रग का जो एक्शन था वो स्टॉप हो जाता था। तो रेट ऑफ एलिमिनेशन का क्या मतलब होता है कि किस रेट से दवाई जो है वो इनएक्टिव हो रही है, चाहे वो एक्सक्रीशन के थ्रू हो या फिर मेटाबॉलिज्म के थ्रू, क्योंकि एलिमिनेशन इक्वल टू होता था मेटाबॉलिज्म प्लस एक्सक्रीशन। तो हम ये देखेंगे कि दवाई एलिमिनेट किस रेट से हो रही है। तो इसका फॉर्मूला बनता है अमाउंट ऑफ ड्रग एलिमिनेटेड अपॉन टाइम। तो हम सपोज़ करते हैं कि हमने 100 mg ड्रग 4 आवर में, मतलब दवाई ये इनएक्टिव हो गई, एलिमिनेट हो गई, मतलब 100 mg। तो इसका रेट ऑफ एलिमिनेशन क्या हो जाएगा? 100/4, मतलब 25 mg पर आवर इसका रेट ऑफ एलिमिनेशन हो जाएगा। तो क्या अब हम ये बता सकते हैं कि अगर कोई दवाई 100 mg से एलिमिनेट हो रही है 4 आवर में, तो वो लॉन्ग एक्टिंग है या फिर शॉर्ट एक्टिंग? तो इसका आंसर है कि हम नहीं बता सकते, क्योंकि हमें पता ही नहीं है। इस मेथड से हम नहीं बता सकते हैं कि दवाई लॉन्ग एक्टिंग है या फिर शॉर्ट एक्टिंग। इसके लिए हमें पता करना पड़ेगा क्लियरेंस। तो अब हम देखते हैं क्लियरेंस क्या होता है। जब हम किसी भी दवाई को, मतलब कोई भी अगर ड्रग है, वो कितने में से कितनी एलिमिनेट हो रही है, तभी हम बता पाएंगे उसका कि वो शॉर्ट एक्टिंग है या फिर लॉन्ग एक्टिंग है। तो क्लियरेंस क्या होता है? क्लियरेंस इक्वल टू होता है रेट ऑफ एलिमिनेशन अपॉन प्लाज्मा कंसंट्रेशन। मतलब पहले प्लाज्मा में कितनी थी और अब उसमें किस रेट से इनएक्टिव हो रही है, तो उसे हम बोलेंगे क्लियरेंस। तो ये तो फार्मा का क्लियरेंस हुआ। एक क्लियरेंस हमने फिजियोलॉजी में पढ़ा था, जो था कि यू वी अपॉन प्लाज्मा कंसंट्रेशन। तो यू क्या हुआ यहाँ पे? यूरिन कंसंट्रेशन ऑफ सब्सटेंस, मतलब उस सब्सटेंस का कितना कंसंट्रेशन यूरिन में प्रेजेंट है। और वी हो गया रेट ऑफ यूरिन फ्लो, और ये प्लाज्मा कंसंट्रेशन हो गया प्लाज्मा कंसंट्रेशन ऑफ द सब्सटेंस। तो ये फिजियोलॉजी वाला क्लियरेंस हो गया। तो अब किडनी से यूरिन एक्सक्रीट होता है, मतलब यूरिन जो है वो किडनी से एक्सक्रीट हो गया, तो ये रीनल क्लियरेंस है। और ये रेट ऑफ एलिमिनेशन है, ये कहीं से भी हो सकता है, बॉडी की किसी भी पार्ट से एलिमिनेट हो सकता है कोई भी सब्सटेंस, जैसे कि लिवर, किडनी, कहीं से भी कोई सब्सटेंस एलिमिनेट हो रहा है तो उसको हम ये क्लियरेंस बोलेंगे, ये बॉडी का क्लियरेंस है। तो फार्मा में जो हम क्लियरेंस यूज़ करते हैं वो रेट ऑफ एलिमिनेशन अपन प्लाज्मा कंसंट्रेशन, जो कि एलिमिनेशन बॉडी के किसी ऑर्गन से जो एलिमिनेट हो रहा है उसका है। लेकिन जो रीनल क्लियरेंस है वो यूरिन का है, मतलब यूरिन कंसंट्रेशन ऑफ सब्सटेंस। और ये वॉल्यूम, मतलब रेट ऑफ यूरिन फ्लो, और ये प्लाज्मा कंसंट्रेशन है सब्सटेंस का। तो हम ये रीनल क्लियरेंस है और ये बॉडी क्लियरेंस है, तो हम ऐसे क्लियरेंस को कैलकुलेट करेंगे। तो अब एक टर्म होता है एक्सट्रैक्शन रेशियो। सपोज करते हैं कि ये लिवर है और लिवर में से मतलब कि ब्लड फ्लो हो रहा है, ठीक, ब्लड वेसल्स और ब्लड फ्लो हो रहा है, और उस ब्लड में 100 मॉलिक्यूल ऑफ ड्रग है और उसमें से ये फ्लो हो रहा है, और यहाँ से 80 मॉलिक्यूल ऑफ ड्रग फिर बाहर आया लिवर से, तो 20 मॉलिक्यूल ऑफ ड्रग जो है वो एब्जॉर्ब हो गया लिवर को। तो अब इसका एक्सट्रैक्शन रेशियो क्या हो गया, हमें ये पता करना है।
तो ऑर्गन में जितना दवाई आया उसमें मतलब जितना दवाई आया और उसमें से कितना दवाई ये ऑर्गन ने रख लिया, मतलब निकाल लिया, उसी को हम उसका एक्सट्रैक्शन रेशियो बोलते हैं। जैसे कि इसमें से 100 मॉलिक्यूल ऑफ ड्रग आए इसकी ब्लड वेसल्स में से और 20 मॉलिक्यूल ऑफ ड्रग इसने रख लिया और 80 मॉलिक्यूल निकल गया। तो जो 20 मॉलिक्यूल ऑफ ड्रग है यही इसका एक्सट्रैक्शन रेशियो, मतलब 20% इसका एक्सट्रैक्शन रेशियो, क्योंकि 100 में से 20 निकाल लिया ऑर्गन ने। तो अब हमें पता है कि ये आर्टरी से आती है ब्लड और वेन से बाहर निकलती है। तो अब इसका एक्सट्रैक्शन रेशियो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो एक्सट्रैक्शन रेशियो हम कैलकुलेट करेंगे कंसंट्रेशन ऑफ आर्टरी, मतलब उस ड्रग का जो कंसंट्रेशन जितना आर्टरी में आया, जितना वेन से निकला, अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ आर्टरी। तो ऐसे हम एक्सट्रैक्शन रेशियो कैलकुलेट करेंगे। तो अगर हम लीवर के लिए कहें कि एक्सट्रैक्शन रेशियो क्या है, तो हमने पढ़ा था फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, जो कि हेपेटिक के लिए था। हेपेटिक फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म जितना ज़्यादा होगा उतना ही ज़्यादा उसका हेपेटिक एक्सट्रैक्शन रेशियो होगा। जैसे हम 3 ड्रग के लिए पढ़े थे, एलपीजी से हमने याद किया था, लिग्नोक्रेन, प्रोपेनानोल, और फिर एक जी से याद करा था हमने, ग्लिसराइल ट्राइनाइट्रेट। तो अब हम जो एक और क्लियरेंस पढ़ेंगे जो कि हम किसी पर्टिकुलर ऑर्गन के लिए कैलकुलेट करते हैं। तो पर्टिकुलर ऑर्गन के लिए कैसे हम क्लियरेंस कैलकुलेट करेंगे, वो होगा उसका एक्सट्रैक्शन रेशियो इनटू ब्लड फ्लो इन दैट ऑर्गन। मतलब क्लियरेंस पर्टिकुलर ऑर्गन के लिए कैसे कैलकुलेट करेंगे, एक्सट्रैक्शन रेशियो और फिर ब्लड फ्लो जो कि उस ऑर्गन से हो रहा है। होप सो आपको इतना समझ में आया हो। तो नेक्स्ट हम पढ़ते हैं हाफ लाइफ। अब हम हाफ लाइफ पढ़ेंगे। तो हाफ लाइफ क्या होता है, सपोज करते हैं कि कोई 100 ड्रग है, इसका ये अपने हाफ लाइफ के बाद 50 मॉलिक्यूल हो जाता है, फिर एक और हाफ लाइफ के बाद ये 25 हो जाता है, फिर एक और हाफ लाइफ के बाद ये 12.5 हो जाता है, और फिर एक और हाफ लाइफ के बाद ये 6.25 हो जाता है। तो अब हम क्या बोलेंगे कि मतलब टी हाफ को कैसे डिफाइन करेंगे, इट इज़ अ टाइम इन विच प्लाज्मा कंसनट्रेशन बिकम हाफ। मतलब प्लाज्मा कंसनट्रेशन बिकम हाफ हो गया, 100 से 50 हो गया, फिर 50 से 25 हो गया, 25 से फिर 12.5 हो गया, और 12.5 से फिर 6.25 हो गया। तो ये इसका कितना हाफ लाइफ हो गया, 1 2 3 4, तो 4 हाफ लाइफ हो गया। तो अब हमारे पास 2 क्वेश्चन है। जैसा फर्स्ट क्वेश्चन है, टी हाफ जो होता है वो किसी भी ड्रग का वो 6 आ रहा है, तो पूछ रहा है आफ्टर 1 डे हाउ मच ड्रग विल बी रिमेन इन प्लाज्मा। तो प्लाज्मा में एक दिन के बाद कितना बचेगा, जबकि उसका टी हाफ 6 आवर है। तो 1 डे में 24 आवर होते हैं, तो इसका टी हाफ कितना हो जाएगा, मतलब कितने टी हाफ होंगे इसके, 24/6, मतलब इसके 4 टी हाफ होंगे। तो हम सपोज करते हैं कि 100 था, तो एक टी हाफ के बाद 50, फिर दूसरा टी हाफ के बाद 25, तीसरे टी हाफ के बाद 12.5, और चौथे टी हाफ के बाद 6.25। तो 4 टी हाफ के बाद ये 6.25 बचा, तो इसका आंसर हो गया 6.25, मतलब 100% में से। तो अब दूसरा क्वेश्चन है कि टी हाफ अगर 6 आ रहा है तो आफ्टर 1 डे हाउ मच ड्रग विल बी एलिमिनेटेड, मतलब कितना एलिमिनेट हुआ। तो इतना तो बच गया, तो एलिमिनेट कितना हुआ, तो हम एलिमिनेशन कैसे निकालेंगे, 100 माइनस 6.25 कर देंगे, तो कितना हो गया, 93.75 एलिमिनेटेड हो गया। तो दोनों में बस एक ही डिफरेंस है कि एक में पूछ रहा है कितना एलिमिनेट हुआ और एक में पूछ रहा है कि कितना बचा।
तो बचा तो इतना ही। अब इतना बचा, उसमें तो जितना पहले था उसमें से जितना बचा है उसको माइनस कर देंगे तो कितना एलिमिनेट हो गया वो हमें पता चल जाएगा। तो होप सो आपको ये दोनों क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। तो अब हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो अब हमारा क्वेश्चन है कि टी हाफ हमें पढ़ना ही क्यों है, मतलब क्या बताता है टी हाफ। तो टी हाफ हमें क्या डोज के बारे में बताता है कि कितना डोज हमें देना है? तो नहीं, हमें टी हाफ डोज के बारे में नहीं बताता है, क्योंकि टी हाफ का तो यूनिट जो होगा वो टाइम में आएगा, और टाइम हमें डोज कैसे बता सकता है? अगर हम ये थोड़ी कहेंगे कि 200 मिनट का हमें डोज देना है, ऐसा थोड़ी कहेंगे हम। तो टी हाफ हमें बताता क्या है कि हमें कितने बार देना है, मतलब डोज का इंटरवल, मतलब कितने कितने टाइम पे वो दवाई हमें देनी है। तो ये हमें टी हाफ बताता है। अगर हम ये कहेंगे कि कोई पर्टिकुलर दवाई है और वो हमें दिन में 4 बार देनी है, तो ये इसकी फ्रीक्वेंसी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन होगी, मतलब कितने बार हमें दवाई को एडमिनिस्ट्रेट करना है या फिर देना है। तो अब हम कुछ और चीज़ें पढ़ते हैं। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि अगर किसी का टी हाफ जो है वो कम है तो फिर उसको कम घंटों के अंदर दवाई देना पड़ेगा, और अगर किसी का टी हाफ ज़्यादा है तो उसको ज़्यादा घंटों के बाद दवाई देना पड़ेगा। मतलब टी हाफ ही कम है तो हम जल्दी दवाई दे सकते हैं, देना पड़ेगा हमें। लेकिन अगर टी हाफ बहुत ज़्यादा है थोड़ा, तो हम वेट कर करके भी दवाई दे सकते हैं, मतलब ज़्यादा टाइम ड्यूरेशन लेकर के भी दवाई ले सकते हैं। तो अब हम देखते हैं कि टी हाफ जो है ये वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन और क्लियरेंस के रिलेशन में क्या आता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो टी हाफ जो है, तो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन का क्या मतलब हुआ था? वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब ये था कि जो दवाई है वो टिश्यू में चली जाती है, तो ब्लड में जो वो दवाई है वो कम बचती है, तो ब्लड में से उसका मेटाबॉलिज्म जो होगा वो बहुत कम होगा। तो फिर अब जब ब्लड में दवाई ही कम है तो उसका मेटाबॉलिज्म बहुत कम हुआ, तो ज़्यादा टाइम लगेगा दवाई को आधा होने में। तो इसीलिए टी हाफ जो है वो प्रोपोर्शनल है वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन के। वैसे ये जो क्लियरेंस है, मतलब कितनी जल्दी दवाई मेटाबॉलिज्म हो रहा है दवाई का, ये क्लियरेंस अगर दवाई जल्दी मेटाबॉलिज्म हो जाएगा दवाई का, तो फिर उसका टी हाफ जो होगा वो कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बहुत जल्दी दवाई मेटाबॉलाइज हो रहा है, तो जल्दी हो रहा है तो उसको कम उसका टी हाफ लग रहा है, इसीलिए उसका टी हाफ कम होगा। तो ये इसका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया। तो अब हम इस रिलेशन को, ये प्रोपोर्शनैलिटी को हटाने के लिए क्या करेंगे? टी हाफ इक्वल टू 0.693 VD अपॉन क्लियरेंस। तो टी हाफ इक्वल टू हम 693 को 0.7 भी लिख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही गाइस। होप सो आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर आपको नहीं आई तो आप मुझसे कमेंट करके नीचे पूछ सकते हैं, मैं आपके सारे डाउट का आंसर आपको कमेंट सेक्शन में दे दूँगी। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैव अ नाइस डे।